Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the chapter The Interview of plus 2 class written by Christopher Sylvester. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा लिखा गया प्लस 2 क्लास का ये चैप्टर द इंटरव्यू 2 पार्ट्स में है जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले लेते हैं, की वर्ड्स ले लेते हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। स्क्रीन पे भी अभी आपके सामने आ जाएंगे। इन्वेंशन, आविष्कार। इन्वेंशन, इन्वेंटेड और मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, इन्वेंशन आविष्कार होता है और डिस्कवर होता है, वो खोज होती है। जो हिंदी में भी आपको बताते हैं कि खोज आविष्कार में क्या अंतर होता है, तो इन्वेंशन और डिस्कवर में क्या अंतर होता है। इन्वेंशन कोई चीज होती है, उसका अस्तित्व होता है, वो नई चीज आपके सामने आती है, नई चीज बनके। जैसे कि दुनिया में पहले मोबाइल फोन है ही नहीं था, फिर बाद में आया तो वो इन्वेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार है। हाँ जी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध व्यक्ति, वेरी, VARY, वेरी। हाँ जी, यहाँ वेरी है, VARY, वेरी, वेरी भिन्न, अलग। लेकिन एक और वर्ड होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, VERY। जी, वेरी ये बहुत होता है, ये वेरी डिफरेंट, अलग हो गया, अलग होना, डिफर होना, और वेरी ई वाला बहुत, ये बहुत होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। विक्टिम्स, पीड़ित। डिस्पाइज, नफरत करना, हेट। इंट्रूजन, दखल। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा जी? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट आपके सामने। पाठ के पहले भाग में लेखक बताता है कि साक्षात्कार ने पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इन सालों में कई हजार प्रसिद्ध लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। इंटरव्यू, आपने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई इंटरव्यू दिया होगा, या टीवी वगैरह पे तो कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर देखा होगा। नायक फिल्म है, उसमें भी इंटरव्यू ही है मेन रूप से। नायक फिल्म फेमस हो जाती है, तो जी बस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू को लेकर द इंटरव्यू, और इसको स्पेलिंग को ध्यान में रखना, INTER, इंटर और व्यू, VIEW, व्यू। इंटर, अंदर, व्यू, किसी के अंदर झांकना, इंटरव्यू, इंटरव्यू। जी हाँ, बहुत से लोग मानते हैं कि साक्षात्कार सच्चाई का स्रोत है और एक कला है, मगर बहुत से प्रसिद्ध लोग साक्षात्कार लिए जाने से नफरत करते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके जीवन में बेकार का दखल है। कुछ तो अपनी प्राइवेसी में दखल मानते हैं। इंटरव्यू, कोई पर्सनल सवाल पूछ ले तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कॉमन पीपल है, आम आदमी है। सेलिब्रिटीज है, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनसे कोई उनकी पर्सनल बात पूछ ले तो बड़ी दिक्कत मानते हैं भाई। तो इसीलिए ये उनको एक दखल भी मानते हैं, कला भी है वैसे तो मगर बहुत से प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो साक्षात्कार दिए जाने से नफरत करते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके जीवन में बेकार का दखल है। वे महसूस करते हैं कि साक्षात्कार उन्हें छोटा महसूस करवाता है। VS नाइपॉल का विश्वास है कि साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति अपने अस्तित्व का कुछ भाग खो देता है। मेरिट और डिमेरिट्स होती हैं किसी भी चीज की। जी हाँ, लुइस कैरोल को साक्षात्कार से सही भय लगता था और वह कभी साक्षात्कार देने के लिए राजी नहीं हुए। जी, रुडयार्ड किपलिंग साक्षात्कार को एक अपराध, एक हमला, एक कायरतापूर्ण कार्य और बेकार मानता था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने बताया इंटरव्यू के बारे में अपने अपने व्यूज क्या क्या है, वो क्या मानते हैं। ये सारे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लेखक हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। फिर भी किपलिंग ने मार्क ट्वेन का साक्षात्कार लिया था। HG वेल्ज ने साक्षात्कार की कठोर परीक्षा का जिक्र किया था, मगर उसका साक्षात्कार अक्सर लिया जाता था।
एक बार उसने स्वयं रूस के नेता जोसेफ स्टॉलिन का साक्षात्कार लिया था। अमेरिकी लेखक सोल बेलो का कई बार साक्षात्कार लिया गया। उसने साक्षात्कार का वर्णन सांस की नली पर, जी इंपॉर्टेंट है, उसने साक्षात्कार का वर्णन सांस की नली पर किसी अंगूठे के रूप में किया था। फिर भी इन कमियों के बावजूद साक्षात्कार संचार का एक अच्छा माध्यम है। डेनिस बेरियान के अनुसार किसी भी अन्य परीक्षा की अपेक्षा हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार साक्षात्कार के द्वारा ही बने हैं। साक्षात्कार लेने वाला शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है। जी, ये फर्स्ट चैप्टर में कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स बताई गई है। दूसरे पार्ट में एक इंटरव्यू, रियल का इंटरव्यू है, वो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो उससे पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको लिए लेकर आया हूं, तो आपको बता देता हूं। कुछ वर्ड मीनिंग है आपके सामने। अच्छा जी, एक बात और बता देता हूं, जैसे कि मैं बुक में देखकर आपको रीडिंग करवा रहा हूं। अगर स्टोरी बेस्ड हो तो बुक्स की कोई जरूरत नहीं होती, जिसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह छिपे हों वो मैं याद करके मेमोरी फिर आपके सामने रखूं तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें वो टाइम लगेगा, सब चीज वर्डिंग याद रखो, करवाओ। लेकिन मैंने गाइड उठा के एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसीलिए। तो वैसे जी बढ़िया रहता है, गाइड ही ना ली जाए तो बोले तो उसमें पॉइंट छूटने के भी कुछ रहता है, कुछ पॉइंट छूट जाए, तो मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट छूटे। तो उसकी मीनिंग है आपके सामने। हाँ जी, प्रिमिटिव, वेरी एंशियंट, प्राचीन। अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट मीन मनोरंजन। इमोर्टल, इमोर्टल मीन मोर्टल नश्वर होता है, इमोर्टल अमर, हु डज नॉट डाई। ऑर्डल, ऑर्डल टेस्टिंग टाइम यानी कि परीक्षा का समय। कंटेम्परेरीज, समकालीन, लिविंग एट द सेम टाइम। एथिकल, नैतिक मीन मॉरल। जी, एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट, ऊंचा उठाना, या लिफ्ट ही होती है, जैसे लिफ्ट में बैठ के हम ऊपर आ जाते हैं बिल्डिंग के। हाँ जी, कुछ मीनिंग और से कुछ मीनिंग। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस धारणा, मान्यता। अज्यूम्पशन, फ्रस्ट्रेटेड, डिसपॉइंटेड, निराश, निराश। हाँ जी, स्पेक्टाकुलरली, शानदार ढंग से, इन अ ग्रैंड वे। मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से दूर, अलौकिक मीन। ट्रैश, ट्रैश बेकार की चीज, समथिंग वर्थलेस। ये कुछ मीनिंग थे इंपॉर्टेंट, आपको जरूर जानने चाहिए, आपको आने चाहिए। दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसको समझ लेते हैं क्या है इस इंटरव्यू में। फिर कुछ एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने आएंगे, वो आपके लिए जरूरी हो जाते हैं एग्जाम में, वहीं से कुछ आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, पाठ का दूसरा भाग है अम्बर्टो इको के साक्षात्कार का एक अंश है। साक्षात्कार लेने वाला द हिंदू का मुकुंद पद्मनाभन है, मुकुंद पद्मनाभन है, वो इंटरव्यू लेते हैं, अम्बर्टो इको इंटरव्यू देते हैं। जी, मुकुंद इको से पूछता है कि वह किस प्रकार इतने अधिक काम कर लेता है। इको उत्तर देता है कि उसकी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं, वह इन रुचियों को अपने उपन्यासों और अपने शैक्षिक काम के द्वारा पूरा करता है। वह अपनी बच्चों वाली किताबों में इन रुचियों को दर्शाता है जो कि अहिंसा और शांति के बारे में है। तब इको साक्षात्कार लेने वाले को अपने रहस्य के बारे में बताता है। वह कहता है कि हम सबके जीवन में बहुत से खाली स्थान होते हैं, वह इन्हें अंतराल कहता है। वह मुकुंद को एक उदाहरण देता है। वह उसे कहता है कि वह कल्पना करे कि वह इको के स्थान पर है, वह समय उसके जिसके दौरान वह इको का इंतजार कर रहा है, एक
इंटरस्टिस और यह एक खाली स्थान है, इंटरस्टिस या खालिस्तान है। इको कहता है कि वह ऐसे खालिस्तान में काम करता है। इको उसे कहता है कि उसने उसके लिए इंतजार करने के बारे में पहले ही एक लेख लिख लिया है। आई रिपीट, इको उसे कहता है कि उसने उसके लिए इंतजार करने के समय में पहले ही एक लेख लिख लिया है, यानी कि जब वेट करता है किसी का, तब भी वो काम कर रहा होता है। साक्षात्कार लेने वाला अम्बर्टो इको से उसके बारे में पूछता है कि उसका विद्वत्तापूर्ण काम और उसके गैर औपन्यासिक काम में एक खास गुण क्यों है। उसके उत्तर में इको वह समय याद करता है जब उसने इटली में अपनी पहली डॉक्टरेट का शोध ग्रंथ दिया था। तब उसके एक प्रोफेसर ने टिप्पणी की थी कि विद्वान लोग किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे बहुत से अनुमान लगाते हैं और उन्हें सही करते हैं और अंत में वे अपने निष्कर्ष बताते हैं। इसके विपरीत इको ने अपने शोध की कहानी बता दी, जिसमें उसके प्रयत्न और गलतियां भी शामिल थी। प्रयत्न, ट्राई एंड एरर भी थी, तो उसने थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट अपनाया। इसके साथ ही लेखक प्रोफेसर ने यह बात पहचानी थी कि उस समय वह 22 साल का था। उसने समझ लिया था कि विद्वत्तापूर्ण किताबें अपने शोध की कहानियां बताकर लिखी जानी चाहिए, इसलिए इको के लेख का रूप सदा वर्णनात्मक होता है। उसने 40 विद्वत्तापूर्ण गैर उपन्यासिक कृतियां लिखी हैं और केवल 5 उपन्यास लिखे हैं। उसने उपन्यास 50 साल की उम्र में लिखने आरंभ किए थे। वह कहता है कि केवल इको सही था। इको ने अपने शोध ग्रंथ को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था। इको ने साक्षात्कार लेने वाले को बताया कि उपन्यास ही उसके जीवन की रुचि को संतुष्ट करते हैं। इंटरेस्ट था भाई उनका। मुकुंद साक्षात्कारकर्ता उससे पूछता है कि क्या उसे इस बात से परेशानी होती है जब लोग उसे केवल एक उपन्यासकार के रूप में ही पहचानते हैं। इको कहते हैं कि उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता है जो रविवार को उपन्यास लिखता है, संडेज को। तब मुकुंद इको से प्रसिद्ध उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के बारे में बात करता है। वह बहुत गंभीर उपन्यास है। यह एक स्तर पर जासूसी कहानी है, मगर वह अलौकिकता, धर्म विज्ञान और मध्ययुगीन इतिहास का एक गहन अध्ययन भी है। फिर भी यह बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। मुकुंद इको से पूछता है कि क्या वह इसकी अप्रत्याशित सफलता से हैरान हो गया था। इको कहता है कि वह हैरान नहीं हो गया था, मगर पत्रकार और प्रकाशक हैरान हो गए थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि आम लोग गंभीर या कठिन पठन अनुभव पसंद नहीं करते। जैसा भी ये फैक्चुअल वगैरह की बातें आ रही है तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंगनेस फील हो रहा होगा, लेकिन चैप्टर के बारे में पॉइंट्स हैं भी, जानने तो पड़ेंगे। अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई फैक्ट्स के बारे में, मतलब मोस्टली क्या फैक्ट्स जिस चैप्टर में हो ज्यादा से ज्यादा वो कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन एग्जाम में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी जी। लोग गंभीर या कठिन पठन अनुभव पसंद नहीं करते, ये घटिया प्रकार के उपन्यास पसंद करते हैं। द नेम ऑफ द रोज की 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक प्रतियां बिकी। फिर भी इको के अनुसार वह पाठकों के केवल थोड़े अनुपात तक ही पहुंचा, मगर ये पूरी तरह से वही पाठक हैं जो आसान प्रकार का पठन अनुभव नहीं चाहते। मुकुंद जानना चाहता है कि क्या उसके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता इस बात के कारण है कि यह मध्यकालीन इतिहास के एक भाग के बारे में है। इको कहता है कि वह प्रायः एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां बताता है।
वह कहता है कि उसकी पुस्तक छपने से पहले मध्यकालीन अतीत के बारे में कई पुस्तकें छप चुकी थी। वह कहता है कि किसी पुस्तक की सफलता सदा एक रहस्य होती है, कोई उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वह कहता है कि मगर उसने अपना उपन्यास 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो उसकी सफलता ऐसी नहीं होती। इस समय उसका उपन्यास क्यों सफल हो गया, यह एक रहस्य है। हाँ जी, तो ये था आपका चैप्टर। और अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इस चैप्टर से, वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो, इनको याद कर लेना, पेपर में लिखाना आपके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑफ इंटरव्यूज। साक्षात्कार की कुछ सकारात्मक बातें क्या हैं? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में फोटो खिंचवाने के बारे में क्या विश्वास है? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप। गले पर अंगूठों के निशान अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेविश कैरोल, किपलिंग एंड H.G. Wells थिंक्स अबाउट द इंटरव्यू। लुइस कैरोल, किपलिंग और H.G. वेल्स साक्षात्कार के बारे में क्या सोचते थे? हाँ जी, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, नहीं कुछ है, हाँ अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। व्हाट डिड लेविश कैरोल हैव अ हॉरर ऑफ। लुइस कैरोल किस चीज से डरता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज के बारे में प्रकाशक का क्या विचार था? ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन जी। व्हाट डिड अम्बर्टो इको से अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज बुक। अम्बर्टो इको अपनी पुस्तक की सफलता के बारे में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज अबाउट। द नेम ऑफ द रोज का क्या विषय है, यानी किसके बारे में है? लास्ट क्वेश्चन, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। व्हाट डिड अम्बर्टो इको डू आफ्टर डिनर। रात्रि भोज के बाद अम्बर्टो इको क्या करता था? यस, क्या करता था जी? अम्बर्टो इको वुड वॉच टेलीविजन आफ्टर डिनर। रात्रि भोज के बाद क्या करता था अम्बर्टो इको? टीवी देखता था। एट 9 PM, रात्रि 9 बजे, ही वांटेड टू वॉच, वो देखना चाहता था, इधर मियामी वाइस, या तो मियामी वाइस देखना चाहता था और या इमरजेंसी रूम, कोई धारावाहिक होंगे उनके बारे में देखना चाहता था, देखता था। ही एंजॉयड इट, वह इसे देखना पसंद करता था। एंड ही एक्चुअली नीडेड इट, और उसे इसकी आवश्यकता थी एक्चुअली में। बट ही डिड नॉट वॉच टेलीविजन ऑल डे, लेकिन वह सारा दिन टेलीविजन नहीं देखता था। जी, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चन में से आएगा जी। बड़े सीरियसली रहना इस मैटर को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो एक क्वेश्चन आपने लिख देना है और पेपर में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे जी। हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि अभी मैंने +2 क्लास का सिलेबस भी शुरू किया हुआ है, तो मैं और दूसरी बातों पे भी काम करता हूं, यानी कि आपको इंग्लिश सिखाता हूं अच्छे से, बेसिक इंग्लिश, यानी कि बेस से इंग्लिश सिखाता हूं और फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ अग्रसर करता हूं। वहां आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला होता है। आपकी परीक्षाओं में अच्छे नंबर आए,
अच्छे से बेसिक इंग्लिश सीखें। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर भी आप वीडियो देख सकते हो, शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।